हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है, एटम को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का मॉडल है, विच इज बोहर मॉडल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेंस, एडवांस, IIT-JEE, नीट यूजी के अंदर या फिर KVPY जिपमर के अंदर और NTSC के अंदर इससे और ओलंपियाड्स के अंदर, बहुत ज़्यादा ओलंपियाड्स के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है किसी न किसी टेस्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर के लिए। बोहर मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको रेगुलर इसके साथ बने रहना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ऑफ एटम का बोहर मॉडल 1913 नील्स बोहर ने एटॉमिक एक मॉडल अपना बताया कि इस टाइप का एटम हो सकता है। इससे पहले की स्टडी मैंने आपको बता दी है। क्वांटम फिजिक्स आ चुकी थी, क्वांटम मैकेनिक्स आ चुकी थी, क्वांटा और फोटोन को एक्सप्लेन कर दिया था मैक्स प्लैंक ने। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी 1911 में अल्फा स्कैटरिंग से। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, किससे? न्यूक्लियस के सराउंडेड। तो रदरफोर्ड की उस स्टडी को और उस पोस्टुलेट को मैक्सवेल की जो वेव थ्योरी थी उसने डिनाई किया था। लेकिन नील्स बोहर ने उसी रदरफोर्ड की थ्योरी को या उसकी शॉर्ट कमिंग को या फिर उसकी लिमिटेशन को ओवरकम किया और उसने बताया कि हाँ, रदरफोर्ड सही था। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के सराउंडेड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर। लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेगुलर लॉस होती चली जाएगी और फाइनली उसमें गिर सकता है। लेकिन बोहर ने बताया कि नहीं, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। वो रिवॉल्विंग इसलिए करता है कि नेट सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जो फोर्स होते हैं वो उस पर एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग करता है। यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल को ही इसने और आगे लिया। इसके अकॉर्डिंग भी वही था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस में टोटल मास होता है, इलेक्ट्रॉन लगभग मास लेस है और एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाता है। लेकिन बोहर का जो ये मॉडल था 1913 में इसने दिया, इट इज एप्लीकेबल। सबसे पहली कंडीशन है एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। केवल एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उन एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। मीन्स जनरली गिवन था ये हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नंबर पे आता है। लेकिन अगर उस पर हम पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो हीलियम पॉजिटिव के लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल है, लेकिन हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हीलियम पॉजिटिव का मतलब उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम +2 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम +3 1 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन +4 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन। Na+10, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में, लेकिन Na+10 मींस 10 इलेक्ट्रॉन उसमें से हमने बाहर निकाल दिए, तो उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यानी कि अगर किसी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बोहर मॉडल उसके लिए एप्लीकेबल है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। यानी बोहर मॉडल के जितने भी पोस्टुलेट थे या जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे या लिखेंगे या ड्राइव करेंगे, या बोहर ने जो बताया फॉर्मूलाज, वो सब केवल यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए एप्लीकेबल हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये याद रखनी है कि केवल उन एटम्स के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इसके लिए अगर एटॉमिक नंबर हम देखें तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर है,
Z1 है इसके लिए Z2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है एंड सो ऑन। और भी आगे चल सकते हैं हम। सोडियम के लिए Z की वैल्यू 11 है जो कि उसका एटॉमिक नंबर है। तो इन एटम्स के लिए एप्लीकेबल जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। मैं सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूँ पोस्टुलेट्स की। बोर के जो पोस्टुलेट्स थे उनका पहले डिस्कस करेंगे हम। नंबर फर्स्ट, मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ एज ए पार्टिकल। ध्यान दे लेना, इलेक्ट्रॉन को नील्स बोर ने पार्टिकल माना, वेव नहीं माना। बाद की थ्योरी ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर होती हैं, पार्टिकल भी और वेव भी। इससे पहले भी बता दी थी थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन्स भी जिस टाइप की लाइट की फिनोमिनाज होती है वैसे इलेक्ट्रॉन भी फिनोमिनाज शो करता है। तो उन फिनोमिनाज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की भी दो नेचर होनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन is particle and it revolve surround the nucleus in stationary circular path। ध्यान दे लेना, जो एक एक लेटर या फिर एक एक जो वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए एज इट इज आप इन चीजों को याद भी रखोगे। न्यूक्लियस इन स्टेशनरी सर्कुलर पाथ एंड द पाथ इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। इसने उस पाथ को स्टेशनरी स्टेट का नाम दिया और फर्दर उसी पाथ को हम शेल भी नाम देते हैं और ऑर्बिट भी नाम देते हैं। तो ये सी के अंदर मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन बाद की बातें थी। फर्दर इट डिनोटेड बाय शेल और ऑर्बिट। ध्यान दे लेना, शेल और ऑर्बिट एक ही चीज है, ऑर्बिटल अलग चीज है। ऑर्बिट शेल होता है लेकिन ऑर्बिटल अलग चीज है। शेल और ऑर्बिट बाद में इसको बताया गया। विच रिप्रेजेंट बाय K, L, M, N and so on। मीन्स ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी फर्स्ट शेल है, ये इसकी सेकंड शेल है, ये इसकी थर्ड शेल है, ये इसकी फोर्थ शेल है। यानी कि स्टेशनरी स्टेट और सर्कुलर है। ध्यान देना है, सर्कुलर पाथ है। इसको हम K, इसको L, इसको M, इसको N नाम देंगे। यानी नंबर ऑफ शेल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ शेल 1 है, ये नंबर ऑफ शेल 2 है, ये नंबर ऑफ शेल 3 है और ये नंबर ऑफ शेल 4 है। स्टेशनरी पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवील करता है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को नीचे रखता है। सर्कुलर पाथ होता है, स्टेशनरी स्टेट होती है। और जब तक वो स्टेशनरी, नेक्स्ट पोस्टुलेट था कि जो स्टेशनरी स्टेट है ये फिक्स है, स्टेशनरी स्टेट जो बनी हुई है वो फिक्स है, या फिर शेल और ऑर्बिट जो बने हुए हैं वो फिक्स है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट शेल इज 1, सेकेंड इज 2, थर्ड इज 3 एंड फोर्थ इज 4। एन से नोट कर रहा हूँ, स्मॉल एन से इनके साथ, और K, L, M, N से इसने नील्स बोर ने इनको नोट किया। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट सेकंड में इसने बताया कि जो स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है उसका एंगुलर मोमेंटम, एक तो होता है लीनियर मोमेंटम, सीधे एक ही पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है या फिर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है लीनियर पाथ में, तो उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। उसका मास क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को नाम दे रहे हैं मोमेंटम। तो लीनियर पाथ के अंदर अगर कोई चल रहा है तो लीनियर मोमेंटम, और अगर सर्कुलर पाथ में कोई चल रहा है तो उसके मोमेंटम को हम नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, कि जिस रेडियस के अकॉर्डिंग वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा m, v एंड r, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। इसने बताया कि हर एक शेल की जो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस होती है किसी भी एटम के अंदर, वो एक फिक्स h/2π, h इज प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2π के फिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है, मींस फिक्स इंटीग्रल के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है कि फर्स्ट सेल के लिए 1h/2π, सेकंड सेल के लिए 2h/2π, थर्ड सेल के लिए 3h/2π, मींस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एज वेल एज इट रिप्रेजेंट
for every shell and it is in a multiplication of h upon 2 pi. Integral multiplication represent होता है, means angular momentum of electron is quantized होता है and it present in integral multiplication of h upon 2 pi. क्वांटाइज्ड होता है और h upon 2 pi के अंदर प्रेजेंट होता है, मींस एंगुलर मोमेंटम which is equal to n h upon 2 pi. और ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है या फिर सेल का एंगुलर मोमेंटम है. यस, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल which is equal to, इसको हम डिवाइड करेंगे m v and r. सेकेंड पोस्टुलेट था m is mass, v is velocity, r is radius, सर्कुलर पाथ की रेडियस है, which is equal to n h upon 2 pi. यानी n की वैल्यू फर्स्ट सेल के लिए 1 हो जाएगी. n is नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट, h is प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू बता रखी है आपको इसकी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. सीजीएस में ये वैल्यू और ये वैल्यू है एसआई यूनिट के अंदर या इनकेस में, और सीजीएस में वैल्यू हो जाएगी 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ब सेकेंड. एच हो गया. पाई आप जानते हो पाई ऑन कांस्टेंट है, वैल्यू इज 22/7 एंड m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, विच इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम. सीजीएस में ये है और एसआई के अंदर ये है. r और वेलोसिटी v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जो उसकी टेंजेंट एंड वेलोसिटी है, टेंजेंट टाइम्स पी वेलोसिटी है सीधी, और r है वो रेडियस है ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस है, सर्कुलर ऑर्बिट बन रहा है यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है. तो r को मैं इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. r इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो उससे इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है. के के लिए n 1 हो जाता है. तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ध्यान दे लेना, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग होता है. ये ऑर्बिट शेल का है, सेल का एंगुलर मोमेंटम है mvr विच इज इक्वल टू 1 h अपॉन 2 पाई. l के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, then mvr which is equal to 2h upon 2 pi. और n के लिए l की वैल्यू 3 हो जाएगी, then mvr which is equal to 3h upon 2 pi. और n के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी, then mvr which is equal to 4h upon 2 pi. कहने का मतलब ये है h अपॉन 2 पाई के मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी, रिप्रेजेंट इन इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ h अपॉन 2 पाई. इसके बाद मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ h अपॉन 2 पाई इज कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है. तो इसको हमने अलग से h क्रॉस, इसको हम बोलेंगे h क्रॉस, अलग से इस डिवाइड बाय ये की जो वैल्यू थी उसको हमने एक नई वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, विच इज h क्रॉस. इसको h क्रॉस नाम दिया है. तो इसके केस में क्या हो जाएगा mvr विच इज इक्वल टू h क्रॉस. इसके केस में क्या हो जाएगा 2h क्रॉस. इसके केस में क्या हो जाएगा 3h क्रॉस. इसके केस में क्या हो जाएगा mvr इज इक्वल टू 4h क्रॉस.
तो ये था एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पोस्टुलेट था, बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट है कि न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स पाथ हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। जब इस पाथ में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, उसकी एनर्जी ना तो लॉस होगी और ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट और शेल और स्टेशनरी स्टेट, ध्यान दे लेना मैं यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट का ही बात कर रहा हूँ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कांस्टेंट। एक ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एनर्जी कांस्टेंट है जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जंप करता है। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन इस सेल में, ये सेकंड सेल है, इससे यहाँ पे जंप कर सकता है, इसी से यहाँ पे भी जंप कर सकता है। यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम ले रहे हैं, तो अगर वो आउटर शेल में जा रहा है तो एक फिक्स जो एनर्जी गैप होता है दोनों का, उसके क्वांटा या फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। या फिर वो इनर एनर्जी ऑर्बिटल में आ रहा है या लेवल में आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी एक फिक्स क्वांटा या फोटोन, दोनों के एनर्जी गैप का जो क्वांटा या फोटोन है उसको वो एमिट करेगा। मीन्स इस केस में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, और इस केस में क्या होगा? एमिशन एनर्जी का। और एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट जो होगी वो अकॉर्डिंग टू बोर, जो प्लैंक ने पहले ही बता दी थी, क्वांटा और फोटोन की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ क्वांटा और इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और जो एमिट होगी वो क्वांटा। यानी एक ऑर्बिट के अंदर अगर इस ऑर्बिट में रहेगा तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और जैसे ही वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा तो आउटर सेल में जाएगा, और एमिट करेगा तो इनर सेल में आएगा। यानी कि आउटर सेल की एनर्जी ज्यादा होती है और इनर सेल की एनर्जी क्या होती है? कम। तो एमिट करता है तो इनर सेल में जाता है, और एमिट और जो एब्जॉर्प्शन करता है वो केवल क्वांटा या फोटोन की फॉर्म में करेगा। मींस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from one state to another, then energy is absorbed or emitted by electron in form of क्वांटा। क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब भी जाएगी और एमिट की जाएगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और यहाँ पे मैंने ये बता दिया, ये चीज नोट कर लेना कि जब वो अंदर वाली सेल से बाहर वाली में आएगा तो एब्जॉर्ब करते हैं, और बाहर से अंदर वाली में जाएगा तो एमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से इनफाइनाइट लेवल तक कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। फोर्थ पोस्टुलेट, the energy gap between two energy levels is equal to energy of quanta और photon। फोटोन लाइट के केस में बोलते हैं और क्वांटा लाइट के केस में नहीं बोलते। क्वांटा और फोटोन किसके इक्वल होगी? क्वांटा और फोटोन के इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू एच न्यू। किसके इक्वल होगी? एच न्यू। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये एक इनर सेल है और ये एक आउटर सेल है। इनर सेल N1 ले रहा हूं मैं, कोई भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, और ये आउटर सेल है, ये N2 ले रहा हूं। ये 1 नहीं हो सकती क्योंकि इनर अगर 1 है तो ये फिर 2 3 4 5 6 होगी, अगर इनर 2 है तो ये 3 4 5 6 होगी, अगर ये 3 है तो ये 4 5 6 7 होगी। तो ये N2 लिया मैंने, हायर एनर्जी लेवल है, कोई भी लेवल है, और ये इनर एनर्जी लेवल है या लोअर एनर्जी लेवल है। सपोज करो कि N2 इसकी एनर्जी जो है ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट है विच इज E2, और N1 की जो एनर्जी है इस सेल की जो एनर्जी है विच इज E1, देन ऑलवेज
E2 इज ग्रेटर देन E1, आउटर एनर्जी लेवल जो होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इनर या लोअर एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। न्यूक्लियस की जितना पास लेवल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी लेवल की उतनी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। देन एनर्जी गैप विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और एनर्जी गैप को यहाँ पे मैं डेल्टा ई से ले रहा हूँ, और मैंने अभी बताया कि अगर इस एनर्जी लेवल से इसमें आता है तो भी उतना ही गैप होगा, क्योंकि इसकी फोर्स फिक्स है और इसकी भी फिक्स है, और यहाँ से यहाँ जाता है तो भी उतना ही होगा, क्योंकि इसकी भी फिक्स है और इसकी भी फिक्स है। तो अगर ये एमिशन करता है तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्प्शन करके यहाँ पे आ जाएगा, और एनर्जी का गैप सेम है, और सेम एनर्जी का जो गैप है वो क्वांटा है फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि उसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी और उसी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि डेल्टा ई which is equal to E2 minus E1 which is equal to h nu, it is equal to energy of photon। ये फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगी, h nu फोटोन की एनर्जी आपको बता रखी है। कहने का मतलब यहाँ पे इतना है कि क्वांटम ऑफ फोटोन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। क्या होता है क्वांटम ऑफ फोटोन? क्वांटम ऑफ फोटोन एनर्जी की वो क्वांटिटी है जो पैकेट्स की फॉर्म में जो या तो रिलीज की जाती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है, और पैकेट्स की फॉर्म में वो क्वांटिटी है एनर्जी और फिक्स है, उसका मास भी फिक्स है। यानी दो लेवल बने हुए हैं, दोनों के एनर्जी का जो गैप है उतने ही एनर्जी के गैप की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है या फिर एमिट किया जा सकता है, उतने ही फोटोन की एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन दोनों गैप के बीच में कहीं नहीं रह सकता, यानी दो गैप बने हुए हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन या तो इस लेवल में रहेगा या फिर इस लेवल में रहेगा। अगर इस लेवल में है और उसको फोटोन मिल गया, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती वो एब्जॉर्ब करेगा, जब तक उसको फोटोन नहीं मिलेगा वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे ही उसको फोटोन मिल गया उतने एनर्जी लेवल का जो कि इनके गैप के इक्वल है, तो उस फोटोन को तुरंत एब्जॉर्ब करेगा, और यहां से एब्जॉर्ब होने के बाद यहां तक पहुंचने के लिए एब्जॉर्ब करके वो यहां पहुंच जाएगा, यहाँ पे कोई गैप नहीं लगेगा, टाइम गैप 0, यानी कि एनर्जी की जो एब्जॉर्प्शन है वो फोटोन की फॉर्म में हुई और डिसअपियरिंग और अपीयरिंग हुई। इस सेल से वो डिसअपियर हुआ और इस सेल पे वो अपीयर हो गया। वो इस पाथ से आया या सीधा चला या फिर किस पाथ से यहाँ पे पहुंचा ये क्लियर नहीं है। इट इज क्वांटम मैकेनिक्स, इसे ही हम क्वांटा नाम दे रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स नाम दे रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये बता देते हैं कि एक सब्सटेंस की डिसअपियरिंग और उसी बिना कोई टाइम गैप पे दूसरी जगह पे उसकी अपीयरिंग विच इज क्वांटम। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये चीज पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज करो एनर्जी लेवल बने हुए हैं, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है और ये फिफ्थ लेवल। ये इससे ज्यादा भी लेवल हो सकते हैं न्यूक्लियस, बस न्यूक्लियस ही है एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ पे, ये छोड़ो उसको, सपोज करो कि फर्स्ट सेल n=1, ये n=2 है, ये n=3 है, ये n=4 है और ये n=5 है। फर्स्ट सेल और सेकंड सेल का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इन दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इन दोनों का 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सपोज कर लेना ऐसा होता है नहीं, हाँ लेकिन ऐसा जरूर होता है कि फर्स्ट सेकंड का एनर्जी गैप ज्यादा होता है जो मैंने दिखा दिया, सेकंड थर्ड का कम होता है, उससे इससे कम होगा जो कि मैंने कम दिखाया, थर्ड फोर्थ का और भी कम होगा, फोर्थ फिफ्थ का और भी कम होगा, फिफ्थ सिक्स्थ का और भी कम होगा। तो एनर्जी गैप कम होता चला जाता है लेकिन एनर्जी बढ़ती चली जाती है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, दोनों का गैप 3, इसकी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, दोनों का गैप कितना 2, फिक्स है, एनर्जी फिक्स है ऑर्बिट की, लेकिन गैप इतना है। इसकी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और इसकी 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है फर्स्ट शेल में और इसको एक फोटोन मिलता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से नीचे किस में नहीं आ सकता, न्यूक्लियस में नहीं आ सकता है, ध्यान दे लेना। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल तक रह सकता है, फर्स्ट सेल से नीचे नहीं आ सकता है, फर्स्ट सेल से ऊपर जा सकता है। एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन मिलता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, 1 का मिलता है तो नहीं करेगा, 2 का मिलता है तो नहीं करेगा, 4 का मिलता है तो भी नहीं करेगा, 3 का मिलेगा तो एब्जॉर्ब करेगा और 3 का मिलते ही यहां से यहां पे पहुंच जाएगा, यहां से यहां पे पहुंच जाएगा, क्योंकि गैप कितने का था 3 का था, बीच में कहीं नहीं रहेगा। यानी कि 1 का 2 का एब्जॉर्ब नहीं करेगा, 2.5 का भी नहीं करेगा, एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर फोटोन इसको मिलता है तो उसको एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा।
अगर इसको यहाँ पे था और इसको 4 का मिलता है तो उसको भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि 4 को ब्रेक कर लेगा कि 3 को ब्रेक करके 1 को निकाल देगा, ऐसा नहीं है। फोटोन ब्रेकेबल नहीं है, फोटोन एक फिक्स पैकेट है, उसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए 4 वाले को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिलता है तो उसको एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से सीधे इस लेवल में पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों वगैरह 3 + 2 5 हो गया। यानी 4 वाले को 4.5 वाले को नहीं करेगा, 5 का मिलता है तो करेगा, 5.5 वाले को नहीं करेगा। लेकिन अगर 6 का मिलता है इसको तो यहां से यहाँ पे पहुंच जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिलता है। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि 3 + 2 + 1 6 का गैप है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को एब्जॉर्ब करके यहां से यहाँ पहुंच जाएगा। अगर इसको 6.5 का मिलता है तो 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एब्जॉर्ब करके यहां से यहाँ पहुंच जाएगा, 5th लेवल में आ जाएगा। यानी कि बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं रुकेगा, एक फिक्स क्वांटिटी का अगर उसको फोटोन मिलता है तो एब्जॉर्ब करेगा। उसी टाइप से एमिशन भी ऐसे ही होगा। एमिशन में ये करेगा कि सपोज करो यहाँ पे है, अगर इसको यहाँ से यहाँ आना है तो ये 0.5 को एमिट कर देगा। अगर यहाँ से यहाँ आना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट करेगा। यहाँ से यहाँ आना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट करेगा। यहाँ से यहाँ आना है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट कर देगा। इतने फोटॉन्स को एमिट करेगा। मींस यहाँ से आने के लिए अगर स्टेप बाय स्टेप आता है तो 1 2 3 4 4 फोटोन ये एमिट करेगा, तब ये यहाँ पे आएगा। अगर 1 2 1 आता है, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। डायरेक्ट आएगा तो एक ही फोटोन रिलीज करेगा जो 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। अगर ये इनडायरेक्टली यहां से यहां आके और यहां से यहां आता है तो 2 फोटोन एमिट करेगा। एक तो ये होगा जो कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा और एक ये होगा जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। लेकिन फर्स्ट सेल से नीचे डी एक्साइटेशन नहीं हो सकता। यानी कि एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉन का, जब वो लोअर लेवल से हायर में जाता है तो ये एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन में एक्साइट हो रहा है। लेकिन जब हायर से वो लोअर में आया तो किसी भी स्टेट पे आ सकता है, इसमें भी किसी स्टेट पे जा सकता है, लेकिन फोटोन फिक्स मिलना चाहिए उसको। यहाँ पे वो फिक्स फोटोन को एनर्जी को एमिट करता है। कहने का मतलब ये है। लेकिन डी एक्साइटेशन के बाद n = 1 पे आ सकता है, इससे लोअर पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। यानी कि डी एक्साइटेशन के बाद जो ग्राउंड लेवल आता है वो n = 1 आता है, उससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। मींस n = 1 पे अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विच कैन नॉट बी एक्साइटेड, वो कोई भी फोटोन रिलीज नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू बोर, वो किसी भी फोटोन को रिलीज नहीं करेगा क्योंकि उसकी ग्राउंड स्टेट n = 1 है। अगर n = 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो डी एक्साइटेड हो सकता है, लेकिन n = 1 है तो कभी भी डी एक्साइट नहीं हो सकता। और अगर इलेक्ट्रॉन n = 1 में है या 2 में या 3 में या 4 में है तो एक्साइटेड हो सकता है। एक्साइटेड किसी भी लेवल से हो सकता है, लेकिन डी एक्साइटेड n = 1 से नहीं हो सकता। डी एक्साइट होने का मतलब लोअर एनर्जी लेवल में आना। डी एक्साइट होने का मतलब है फोटोन को रिलीज करना। तो n = 1 में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कभी भी फोटोन को रिलीज नहीं कर सकता, वो केवल एब्जॉर्ब कर सकता है। और बाकी किसी भी लेवल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वो रिलीज भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ये था बोर के पोस्टुलेट्स। बोर के इन पोस्टुलेट्स से फायदा क्या हुआ कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की जो प्रैक्टिकल थिंग आई, बाद में जिसके एप्लीकेशन है उनको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो अब तक के जो मॉडल्स थे 1913 में दिया गए थे, उनमें भी जो प्रैक्टिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम जो उसकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, तो बोर ने जो उस टाइम बताया था एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली वही आंसर अब आता है। इसका मतलब यूनी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए नील्स बोर का मॉडल बिल्कुल परफेक्ट था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि फर्स्ट सेल तो सर्कुलर होगी ही होगी, लेकिन नेक्स्ट जो मॉडल ये बताते हैं कि फर्स्ट सेल अगर सर्कुलर है तो नेक्स्ट भी सर्कुलर होती है, लेकिन नेक्स्ट सर्कुलर नहीं होती है। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो सेल्स होती हैं वो इलिप्टिकल हो जाती हैं, जो कि समरफेल्ड ने बताया बाद में। लेकिन फर्स्ट सेल इज ऑलवेज सर्कुलर और स्फेरिकल। मॉडर्न कंसेप्ट कह रहा है कि यहाँ पे वो सर्किल के अकॉर्डिंग चल रहा है बोर के अकॉर्डिंग, और मॉडर्न कंसेप्ट कह रहा है कि वो स्फीयर के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, और इसकी ये जो पोस्टुलेट एनर्जी का उसके इक्वल होता है, सिंपल से पोस्टुलेट थे।